हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चेस्ट रेडियोलॉजी। आपने नाम तो सुना ही होगा, चेस्ट रेडियोलॉजी, चेस्ट रेडियोग्राफी। मतलब सिंपली बोल सकते हैं चेस्ट के जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ना बेसिक सपा चेस्ट का कवर कर देंगे। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ना डायरेक्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट ले सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर इनसाइड एकेडमी सर्च करोगे तो अपना पेज आएगा। हो सकता है आप गूगल करोगे तो भी अपना ही पेज आएगा, तो वहाँ डायरेक्ट आप क्वेरी पुट कर सकते हो, तो वो क्वेरी आपकी जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर चेस्ट रेडियोग्राफी की बात करें तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ इसके अंदर ये नोट किया है, परफॉर्म फ्रीक्वेंटली देन अदर एग्जाम्स। मतलब और कोई स्कैन से सबसे ज़्यादा चेस्ट रेडियोलॉजी की जाती है, मतलब चेस्ट एक्सरे या फिर चेस्ट सीटी अपना मेनली ही किया जाएगा। और हो सकता है एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 एक्सरे आ रहे हैं तो 10 में से मान के चलो 4 या 5 एक्सरे तो चेस्ट के मिले ही मिलेंगे। सिंपली अगर सीटी आ रही है, 10 सीटी आ रही है तो 10 में से 4 से 5 सीटी तो अपने को चेस्ट मेनली मिलेगी। हो सकता है इनकी जो नंबर्स है, रेशियो मैंने बताया, उससे ज़्यादा चली जाए। एंड तो फिर यही चीज़ है ना, अगर अपना चेस्ट एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट है तो देन ये चीज़ देखो, ये रेडियोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चेस्ट इमेजिंग है, फिर बोल सकते हो जो चेस्ट स्टैंडर्ड्स है उनको जानने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसी के लिए होगा ना, क्योंकि उसको मेनली वही करना होगा जो उसमें उसने स्टडी किया होगा। तो इसके लिए उसको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप चेस्ट स्टडी नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर बाद जो चेस्ट स्टडी सारी कवर कर देंगे। देन ये सबसे सेकंड नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मेनली चेस्ट रेडियोग्राफी किस किस को चेक करने के लिए या फिर विजुलाइज करने के लिए की जाती है। सबसे फर्स्ट लिखा है यहाँ लंग्स को देखने के लिए चेस्ट रेडियोग्राफी की जाती है। हार्ट या फिर बोलते हो कार्डियक इमेजिंग के लिए चेस्ट रेडियोग्राफी की जाएगी। या फिर थोरेसिक विसरा या फिर थोरेक्स रीजन वगैरह कुछ भी स्टडी करें तो उस केस में अपनी को चेस्ट रेडियोग्राफी करनी ही पड़ेगी। देन ये चीज़ तो होगी। उसके बाद यहाँ आ रही है चेस्ट रेडियोलॉजी टेक्निक्स या फिर चेस्ट रेडियोग्राफी इंडिकेट्स। चेस्ट रेडियोग्राफी या फिर बोल सकते हो चेस्ट रेडियोग्राफ, चेस्ट इमेजिंग इंडिकेट्स। चेस्ट इमेजिंग क्या क्या इंडिकेट्स करती है, फिर किस केस में आप करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, ये कह रहे हैं जो साइंस और सिम्टम्स किससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड साइंस और सिम्टम। कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो चेस्ट इमेजिंग की जाएगी। देन कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग या फिर अपर जीआई इमेजिंग, उस केस में भी अपनी चेस्ट इमेजिंग की जाएगी। या फिर जो रीजन आप स्टडी कर रहे हैं उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखना है, थोरेक्स रीजन का। मस्कुलोस्केलेटल मीन्स ये बोल सकते हो बोन्स वगैरह चेक करनी है, तो उस केस के अंदर आप चेस्ट इमेजिंग ही की जाएगी। देन सेकंड केस होगा कोई भी थोरेसिक डिजीज़ है उसको फॉलोअप करने के लिए, मतलब कि उसको स्टडी करने के लिए चेस्ट इमेजिंग की जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई पेशेंट को लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस मतलब पेस मेकर्स वगैरह लगा है, कोई लाइन वगैरह डली है चेस्ट रीजन के अंदर, तो फिर उस केस में उसको स्टडी करने के लिए कहाँ प्रॉपर पैलेस हुआ है कि नहीं, उस केस में भी अपन चेस्ट इमेजिंग का ही यूज़ करेंगे। देन इवेल्युएशन और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज है, सिंपली बोल सकते हो पेशेंट को कोक्स, सिंपली बोल सकते हो टीबी का पेशेंट है तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, चेस्ट इमेजिंग की जाएगी। हो सकता है एक पेशेंट है उसको कोविड का पेशेंट है, उसको आज मॉर्निंग में स्कैन हुआ, हो सकता है वो ज़्यादा उसकी कंडीशन डाउन है, उसका कोविड स्कोर ज़्यादा है या फिर कम है, उस केस के अंदर ना फिर हो सकता है एक दिन के अंदर उसको दूसरा स्कैन भी करना पड़ जाए इमरजेंसी हो तो, या फिर हो सकता है उसको 2 दिन 3 दिन बाद उसको एवोल्यूशन किया जाएगा। तो यही चीज़ है ना। देन असेसिंग इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ तो हो गया, आप अलग अलग इमेजिंग ले रहे हैं, उसके अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे पास स्कैन ले रहे हैं, तो उन्हीं स्कैन्स का यूज़ करके उसके अंदर अपने को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा डल सिचुएशन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो डॉक्टर है वो एक्शन लेगा, और उसी सेम लाइन इंप्रूवमेंट है तो भी उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाएगा। देन प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ्स, मतलब प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ सिंपली बोल सकते हो, अगर ये अपना हाँ ओटी वाले पेशेंट्स होंगे मेनली उनके चेस्ट एक्सरे ही किए जाएंगे ताकि उनके चेस्ट में देखा जाए कि प्रॉपर है कि नहीं। सिंपली बोल सकते हो कार्डियक शैडो वगैरह क्या दिक्कत आ रही है, आईसीयू के मेनली पेशेंट देखेंगे ना, उनकी ऑपरेट होने से पहले मेनली अपन चेस्ट एक्सरे देखेंगे ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना है कि नहीं। देन अभी ये चीज़ तो हो गई, क्या क्या रीजन्स थे, क्या क्या सीन था, वो सारा चीज़ आपने कवर कर लिया। देन अभी आ रहा है कि नॉर्मल चेस्ट अनाटमी, मतलब नॉर्मल अनाटमी कौन कौन सी अपने चेस्ट की है, सिंपली आप कवर करेंगे। रेडियोग्राफिक अनाटमी कवर करेंगे आप, वो नहीं कि बेसिक आप अनाटमी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी वो कवर नहीं करेंगे, सिर्फ रेडियोलॉजी अनाटमी, मतलब अपने को रेडियोलॉजी में क्या क्या चीज़ सिंपली बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ बोनी थोरैक्स।
तो बोनी थोरैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक तो स्टर्नम निकल के आ रहा है। ये जो जितने भी टर्म्स यूज हो रही है ये सारी ना आप गूगल कर लेना, आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी धीरे धीरे एनाटॉमी फिजियो में ये सारी आप कवर कर लेंगे आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ कह रहा है स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर साथ ही साथ में अपने को 12 पेयर्स के रिब्स के देखने को मिलेंगे। और ये रिब्स आगे तो स्टर्नम से और पीछे अपनी क्या है, स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन है ना, या फिर थोरेसिक वर्टिब्रा उनसे जुड़ी है। एंटीरियरली स्टर्नम और पोस्टीरियरली किन से है, स्पाइन से, जी हाँ। और ये अपने को रिब्स 12 पेयर्स है, तो जिसमें से 7 अपने को ट्रू रिब्स देखने को मिलेगी, 3 अपने को फॉल्स एंड 2 मिलेगी आपको फ्लोटिंग रिब्स। मेनली आप 12 रिब्स नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के अंदर आप उसको कवर कर सकते हो। देन ये कह रहा है कि ये जो रिब्स है, रिब्स का क्या काम है, ये सारी रिब्स मिलके ना एक अपना लंग्स कार्डियक रीजन हो गया, मतलब हार्ट और लंग्स को क्या करिए, एक शेड प्रोवाइड करिए। मे भी कोई इंजरी या फिर एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए, या फिर उनको प्रॉपर शेप में रखने के लिए रिब्स का यूज़ किया जा रहा है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है अपना। देन उसके बाद बोनी थोरैक्स के बाद अपन कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, एक अपना लार्नेक्स देखने को मिलेगा, ट्रेकिया, ब्रोंकी और लंग्स। देन अगर बात करें लार्नेक्स को अपन मेनली वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे, एडमेप्सिस वाला ये रीजन हो गया। और उसके साथ साथ अपने को ना एक चीज़ और देखने को मिलेगी, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस आपको एक छोटा सा मस्कुलर टिश्यू बोल सकते हो, एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, या टिश्यू से एक कलेक्शन मिलेगा, एक गांठ सी होगी। अब अगर आपका मुंह खोल के देखोगे ना, थोड़ा सा बड़ा वाइड किसी का मुंह खोल के देखना, उसको ना एक आपको खुंटी सी देखने को मिलेगी, एक ऐसे नीचे लटकसी सी चीज़ छोटी सी देखने को मिलेगी, वो अपना एपिग्लोटिस है। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ट्रैकिया को कवर कर लेता है। और ट्रैकिया को किस केस में कवर करता है, जिस टाइम आप कुछ खा पी रहे होते हैं ना, ताकि अपना जो भी एयर पाइप है एयर रीजन्स में ना जाए, लंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें ना जाए, ताकि वो फिर ज़्यादा फिर दिक्कत कर देंगी। तो इसलिए देन कह रहा है कि ट्रेकिया स्टार्ट होके फिर ये लगभग अपने C5 और ये रीजन आएगा ना, तो यहाँ से इसका बिरफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो जिस रीजन पे ये इसका बिरफिकेशन हो रहा है, तो उस रीजन को बोलते हैं कैरिना। और कैरिना पे जाके इसके अंदर लेफ्ट प्राइमरी और राइट प्राइमरी ब्रोंकीज में ये डिवाइड होगी। देन ये ब्रोंकीज क्या होगी, ये फिर ब्रोंकीज भी छोटे छोटे फिर ब्रोंकीज में डिवाइड होगी, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स में जाते जाते फिर एक ऐसा रीजन आ जाएगा जहाँ फिर अपना ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज स्टार्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, अभी अपनी ये ब्रोंक्यू से आ रहे थे, तो वहाँ से 3 जो सेकेंडरी ब्रांचेज जा रही है, पहले प्राइमरी था, एक मेन से फिर 2 क्या हो गए, वहाँ कैरिना पे डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद यहाँ से ना 3 जो ब्रांचेज है वो अपनी राइट लंग की तरफ जाएगी। एंड देन फिर सेम लाइक दैट 2 ब्रांचेज अपनी लेफ्ट लंग में जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये ना ये ब्रांचेज फिर टर्सरी लेवल पे डिवाइड होंगी, फिर इस तरह और उनसे छोटे में डिवाइड होती ना उनके ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के अंदर अपना O2 और CO2 का एक्सचेंज होना स्टार्ट देखने को मिलेगा मेनली। देन अगर आप बात करें इनके ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स का डायग्राम से ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह से आपको सिटी में देखते होंगे, तो उसमें ये रहा ये अपने ट्रैकिया, फिर कैरिना का रीजन ये हो गया। ये देखिए एक मार्कर कहाँ है अपना, ये रहा ट्रैकिया, फिर कैरिना का रीजन हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर ये 1 2 3 आ गई, 3 निकल गई, उसके बाद ये और डिवाइड होती फिर ये देखिए यहाँ अपनी फिर एल्विली बन जाएगी, जहाँ अपना ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है चेस्ट रीजन में, वो है अपना लंग्स। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं लंग्स, जिनको आप फेफड़े भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये कह रहा है कि इट इज़ ए कंपोज ऑफ स्पंजी मटेरियल। ये अपने लंग्स में स्पंजी मटेरियल से देखने को मिलेगा, और वो किस चीज़ का बना होगा, पेरेनकाइमा का। और इसी पेरेनकाइमा के अंदर आपको एल्वियोल्स वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इन लेयर्स के बीच में। और इन्हीं लेयर्स के बीच में फिर अपना ऑक्सीजन और CO2 का भी एक्सचेंज देखने को मिलेगा। देन कह रहा है कि ये अपनी एल्वियोल्स है, 2 एल्वियोल्स अपने को 2 टाइप्स के टिश्यू सेल से बनी देखने को मिलेगी। तो वो कौन कौन से हैं, एक को तो अपन टाइप 1 बोलेंगे और एक को बोलेंगे टाइप 2। टाइप 1 जो सेल्स है वो क्या करेंगे, जो भी एल्वियोल्स है उनके जो वॉल्स को बनाएगा। और सेम लाइक जो टाइप्स 2 के है वो क्या करेंगे, उसके सरफेस को बनाएंगे, और जहाँ जो भी सिक्रेशन वगैरह होगा ऑक्सीजन वगैरह का, और जो भी डिफ्यूजन होगा, जो भी चीज़ें होगी, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, और ये सारी चीज़ें वहाँ से होगी, कहीं से ऑक्सीजन जा रही है, CO2 आ रही है, तो ये सारा एक्सचेंज वगैरह ना वो सारा इन सेल्स के अंदर होगा। और इनके पास
ये सरफेस टेंशन को भी रिमूव कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो अपनी एल्वेली है, जो सेक्स है अपने, जो उसके अंदर जो छोटे कैपिलरीज देखने को मिलेगी वो कोलेप्स ना हो। देन अपना पोर्शन ये अपन कवर कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लंग्स को भी अपन डिवाइड करते हैं। तो लंग्स को अपन कौन कौन से रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ये देखो। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि राइट लंग तो अपना 3 लॉब्स में जाएगा, और ये देखिए कि मैंने क्या कहा, राइट लंग्स 3 लॉब्स में जाएगा, और इन्हीं तीनों लॉब्स के नाम उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेंगे। अपर ऊपर वाला लोब होगा उसको बोलेंगे अपन अपर लोब, अपर राइट लोब बोल सकते हो, या फिर अपर लोब। उसके बाद फिर मिडल लोब एंड थर्ड लोअर लोब। ये 3 लोब आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों के अपर मिडल एंड लोअर नाम से इनको डिवाइड किया गया। और एक चीज़ और, जो अपर और मिडल लोब्स है ना, उनके एक तो बोल सकते हो एक छोटी सी स्पेस उनको डिवाइड करा है, तो इस स्पेस को अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ना, मेनली आपको एक्सरेज के अंदर प्रॉपर लेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। कभी अपन इमेजिंग में पढ़े ना तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ किस तरह वो दिख रहा है। देन कह रहा है कि लेफ्ट लंग भी कंपोज हो रहा है अपना 2 लोब से, एक सुपीरियर लोब है और एक इन्फीरियर लोब है। और ये किस चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं, ओब्लिक फिशर से यहाँ डिवाइड हो रहे हैं। लेफ्ट लोब, राइट लोब में 3 लोब थे, कौन से, अपर मिडल एंड लोअर। और सेम लाइक इसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर 2 लोब्स आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट लंग में 2 लोब क्यों है, राइट में 3 क्यों, क्योंकि लेफ्ट में फिर अपना कार्डियक भी आ जाएगा ना, हार्ट रीजन भी आ जाएगा, तो इसलिए फिर वो अपना लोब यहाँ कम देखने को मिलेगा। देन ये कह रहा है कि जो अपना लंग पैरेन्काइमा है, जो अपने क्लेविकल रीजन से ऊपर वाला रीजन है, उसको अपन एपिकल पोर्शंस बोलेंगे लंग्स का। और वो जो एपिकल रीजन चेक करने के लिए अपन एक स्पेशल एक्सरे करते हैं जिसको अपन लॉर्डिक एक्सरे या फिर लॉर्डिक एक्सरे व्यू बोलते हैं, वो अपने को मेनली किया जाएगा। वो किस तरह किया जाएगा वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की वीडियो का मिस ना कर सको। उसके बाद ना आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो है राइट एंड लेफ्ट सीपी एंगल्स, जिनको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। ये जो अपने लोब्स है ना नीचे की तरफ आएंगे डायफ्राम से ऊपर, आपको ना कोने कोने टी टाइप सा बनती हुई दिखेगी। किस तरह दिखेगी वो ये देखिए इमेज के अंदर, ये रहा परफेक्ट, ये रहा, ये इस टाइप से ये टी बन रहा है ना यहाँ, इसी तरह से यह टी बनेगा। इनको अपन सीपी एंगल्स बोलते हैं, कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। और यहाँ इनका काम क्या है, सिंपली अगर बात करें तो ये कोई भी फ्लूइड वगैरह फिल हो गया, एयर वगैरह फिल हो गया, तो मेनली आपको सीपी एंगल से ही पता चल जाएगा। अगर वो ब्लंट हो रहे हैं, अब मतलब शार्प नहीं है, तो हो सकता है पेशेंट को फ्लूइड हो या फिर कोई और भी पैथोलॉजी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर इनके अंदर आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। इनके अकॉर्डिंग मेनली आप पैथोलॉजी को भी डिफाइन कर देते हैं, इफ्यूजन वगैरह है ना, मेनली बेसिकली अपना सीपी एंगल से ही पता चल जाता है पेशेंट के चेस्ट रीजन में पानी वगैरह फिल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल पता चल जाएगी। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से आपको ये एक्सरे देखने को मिलेगा। इसको परफेक्ट वन, ये रहा, ये अपना कार्डियक रेशो है, ये अपना, ये फिर अपना एपिकल रीजन वाला वो जो बात कर रहे थे, ये रहा, ये एपिकल रीजन हो गया। ये कुछ सिटी इमेज आपको इस तरह दिखेगी। उसके बाद ये लंग्स हो गई, ये रहा, ये देखिए गाइस यहाँ आपको 1 2 3 और फिर 1 2 ये 5 लोब हो गए अपने, यहाँ डिवाइड हो गए ना। ये अपना क्योंकि लेफ्ट में क्या है अपनी कार्डियक रीजन आ रहा है, तो एक रीजन इसमें डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ सीपी एंगल आ रहे हैं, ये अपने डायफ्राम का रीजन आ गया, इससे ऊपर फिर ये कौन से सीपी एंगल्स। ठीक है गाइस, अब जो अपना नेक्स्ट पोर्शन है वो है डायफ्राम का। तो इसके अंदर डायफ्राम क्या है, तो ये एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग बेसिस के नीचे प्रेजेंट है। एक आप पिछले एक्सरे में देखा था ना, आप सीपी एंगल्स देख रहे थे, डायफ्राम को इंक्लूड किया था, वही चीज़ यहाँ है। तो लंग से नीचे क्या आएगा, अपना डायफ्राम देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें तो ये एक ऐसा है, तो ये सिंगल ऑर्गन, लेकिन क्या इसके अंदर 2 अपने को हेमी डायफ्राम्स देखने को मिलेंगे। ये एक राइट हेमी डायफ्राम एंड दूसरा है लेफ्ट हेमी डायफ्राम्स। वहीं अगर बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम्स के अंदर आपको जो राइट डायफ्राम है वो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा, क्योंकि उसके नीचे ना लीवर है, तो लीवर के कारण फिर वो थोड़ा सा उसमें पुश लगेगा, तो आपको राइट थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। देन यहाँ फिर कार्डियोफ्रेनिक एंगल आ रहा है, तो ये एंगल एक डिस्क्राइब करता है हार्ट बॉर्डर की उस जो डायफ्राम के कॉन्टैक्ट में है, जो कि अपने को सीपी एंगल्स नॉर्मली चेस्ट एक्सरे के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ अगर डायफ्राम ये सिंपल इस तरह देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये राइट है और ये लेफ्ट डोम हो गया इसका। और ये देखिए ये अपना लंग्स रीजन यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ ये देखिए सिंपल एक मिनट कलर चेंज करते हैं इसका, एंड देन
ये अपना यहाँ सीपी एंगल बन के आ रहा है इस रीजन में, ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ है, इसके अंदर राइट क्रूश, ये नीचे वाला रीजन हो गया। इस एक बार या इसको बाद में यहाँ पर स्टडी करेंगे बेसिक में। देन इसी तरह एक अपने को नेक्स्ट लेयर देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं प्लूरा। तो ये प्लूरा कौन सी लेयर है, ये देखिए अपना लंग्स तो आप स्टडी कर चुके हैं, तो ये लंग्स के बाहर ना एक आपको लेयर देखने को मिलेगी छोटी सी, और जो एक जैसे थिन वॉल्ड सैक देखने को मिलेगा, एक लिफाफा बोल सकते हो, प्लास्टिक टाइप सिंपली बोल सकते हो, कवरिंग, कोई भी चीज़ को आप रैप करते हैं इस टाइप से, तो उसी लेयर को बोलते हैं आप प्लूरा। और ये जो प्लूरा लेयर है ना, ये देखिए इट कवर्स लंग्स, मतलब ये लंग्स को पूरा कवर कर देती है विद इनर लेयर कार्ड विसरल और पल्मोनरी लेयर। और जो अंदर की तरफ से ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को बोल देंगे आप विसरल लेयर या फिर पल्मोनरी लेयर। और अगर विसरल नाम आ गया ना, सिंपली बोल सकते हो इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है, तो मतलब ये इंटरनल ऑर्गन्स को टच करिए। एंड आउटर लेयर, और एक बाहर की तरफ सेम लाइक जो अंदर की तरफ एयर जो लेयर थी, उसी तरह आपको बाहर की तरफ एक लेयर देखने को मिलेगी, इस लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर। देन अगर बात करें जब, और आप ये देख लिए विसरल और पैराइटल दो लेयर्स है, और इन्हीं दो लेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस मिलेगा, तो इस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस। द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस। तो इसको बोलेंगे आप सिंपली प्लूरल स्पेस। ये अपना डायग्राम यहाँ आप कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये देखिए प्लूरा, ये अपना इसको देखिए, ये प्लूरा विसरल हो गया, प्लूरल पैराइटल। ये देखिए गाइस, ये ऑर्गन के ऊपर की लेयर है और ये ऑर्गन के नीचे की लेयर है, और तो इन दोनों के ये देखिए जो लंग्स को जो टच करिए वो क्या है, अपनी विसरल लेयर, और जो ऊपर वाला रीजन है जो आउटर साइड है उसको बोलते हैं आप पैराइटल लेयर, ठीक है गाइस। ये देखिए लंग्स हो गया, और इन दोनों के बीच में यहाँ ये वाला स्पेस देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे प्लूरल स्पेस। और अगर बात करें रेडियोग्राफिकली, मतलब कह रहा है कि यही जो प्लूरल स्पेस है, इसके अंदर एयर फिल हो जाती है, कई बार पेशेंट को हो जाता है ना, उसके अंदर एयर फिल होगी, तो उस केस को बोलेंगे अपन न्यूमोथोरेक्स। और एक चीज़ और, जहाँ न्यूमो का नाम आ जाए ना, सिंपली बात कर लेना एयर की बात हो रही है वहाँ, और अगर वहाँ उसी लेयर के अंदर अगर ब्लड फिल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हेमोथोरेक्स, जो कि आपको मेनली चेस्ट एक्सरेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। हीमो से मीन सिंपली रिलेटेड है ब्लड से, लाइक दैट न्यूमो एयर से, हीमो ब्लड से, तो थोरेक्स अपना चेस्ट रीजन हो गया, ठीक है गाइज। तो इसी चेस्ट रीजन के अंदर एक ये लेयर है, इसी लेयर के अंदर या तो हवा भर जाएगी या फिर ब्लड देखने को मिलेगा, ब्लड की जगह फ्लूइड भी हो सकता है। देन कह रहा है फ्लूइड होगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। देन यहाँ चेस्ट ट्यूब भी प्लेस की जाती है, और ये चेस्ट ट्यूब उस केस में होगा जब अपना न्यूमो वगैरह या फिर कुछ इस टाइप के केस होंगे, तो मे भी फ्लूइड और एयर को टैप आउट करने के लिए अपना चेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। उसके लिए भी अपना रेडियो एक्सरे किया जाएगा, मे भी अल्ट्रासाउंड के अंदर भी हो, लेकिन मेनली एक्सरे से अपना उसको लेवल वगैरह चेक किया जाएगा। देन आ रहा है एक लेयर है मीडियस्टर्नम। मीडियस्टर्नम क्या है, ये देखिए, इट इज ए स्पेस बिटवीन लंग्स। ये भी एक स्पेस बिटवीन क्या लंग्स और हार्ट के बीच में स्पेस है, और जो किसको हाउसिंग दे रहा है, या फिर बोल सकते हो ये हार्ट और ग्रेट वेसल्स को ये हाउसिंग दे रहा है, मतलब उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मीडियस्टर्नम लेयर, प्लूरल वहाँ है, मीडियस्टर्नम यहाँ है, और एक अब्डोमन की आएगी, उसको अपन नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, पहले नहीं करेंगे, एडवांस में ये चीज़ें नहीं, एक बार धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे। देन कह रहा है कि ये जो प्रोक्सिमल ब्राचियल ट्रीज हो गया अपना, पल्मोनरी वेन, या फिर कुछ उसका ईसोफेगस का पार्ट और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स, ये क्या अपने मीडियस्टर्नम में देखने को मिलेंगे। देन एक हिलम है, वो भी अपने को मीडियस्टर्नम में देखने को मिलेगा, और ये हिलम एक ऐसा सेंट्रल एरिया है हर एक लंग्स में जहाँ ब्रोंकी, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स है ना, और नर्व्स वहाँ एंटर करती है, और नर्व्स एंटर करती है और लंग्स को लीव करती है, तो उस रीजन को बोलते हैं हिलम, ठीक है गाइज। तो कुछ इस तरह से आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। ये अपना मेडिस्टर्नम है, और ये अपना आगे की तरफ से एंटीरियर मेडिस्टर्नम, और ये अपने को पीछे की तरफ से पोस्टीरियर मेडिस्टर्नम, और मिडल मेडिस्टर्नम जो मेरे हार्ट को ऊपर की तरफ कवर कराए। ये जो मेडिस्टर्नम लेयर है ये हार्ट रीजन की है, और प्लूरा है वो है लंग्स रीजन की। ये दो मेन डिफरेंस इनका याद रखना। अब्डोमेन वाली वो अपन नेक्स्ट टाइम स्टडी कर देंगे, जिस टाइम आप उस पोर्शन को स्टडी करेंगे। अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो आ रहा है इसी सीरीज के अंदर चेस्ट रेडियोग्राफी वाले में, पेशेंट प्रिपरेशन फॉर चेस्ट एग्जाम। चेस्ट एग्जाम के लिए पेशेंट को आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर आप सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है वही कवर करेंगे, जो बाकी जनरल चीज़ें आप इस अपने चैनल पे मिलेगी। तो आप चेस्ट की पूरी सीरीज है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। आप चैनल पे स्क्रॉल करोगे देखोगे ना, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बहुत चीज़ें यहाँ इस चैनल से सीख के जा सकते हो।
तो देन अगर बात करें ऑल पेशेंट्स, मतलब सभी पेशेंट्स के लिए कॉमन चीज़ तो ये है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रियर टू एग्जाम, एग्जाम से पहले फीमेल, जो भी फीमेल्स आपको ये लगती है कि चाइल्ड बीयरिंग एज है, ठीक है गाइस, तो आपको ये एक बार उसको कन्फर्म करना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उस केस में फिर उसका अलग प्रोसीजर होगा, अगर नहीं है तो अपन फिर जनरल अपना जो भी रूटीन में काम चल रहा है वो कर देंगे। अगर हुई तो उसका फिर अलग सीक्वेंस है, वो आप कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसे कॉन्स्टेंट साइन करवाना है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, मेन यही है। देन पेशेंट के पास कोई भी एक्स्ट्रा क्लोथिंग्स वगैरह हो गई, ज्वेलरी, ब्रास मेटल, कुछ भी उसके पास है, सारी चीज़ें अपने को निकलवा लेनी है। जो भी एरिया स्कैन होना है, ठीक है गाइज, जैसे मान के चलो हैंड का है तो हैंड में जो भी है उसको रिंग्स वगैरह मिलेगी। अगर चेस्ट रीजन का है तो चेस्ट में मेनली आपको ये होगा, गले में चेन, लॉकेट, कुछ भी है ना, सब कुछ आपको निकलवा देना है, यही मेन चीज़ है। उसके साथ साथ आप अगर कॉन्ट्रास्ट वगैरह दे रहे हो तो उसकी सीटी की बात है, उसके अंदर भी पेशेंट का आप कुछ एक दो लैब टेस्ट होंगे। उसके साथ साथ जो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी उसमें वो कोई दवाइयाँ वगैरह ना खा रहा हो, वो सारी चीज़ें आप करेंगे, क्योंकि उसका एक एलर्जिक रिएक्शन भी होता है कॉन्ट्रास्ट का, तो वो भी एक कंसेप्ट है। देन अगर जो मेन तो चीज़ यही है, मेनली आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद जो इन पेशेंट्स एंड पोर्टेबल, मतलब तो इन डिपार्टमेंट पेशेंट, आईसीयू फिर बोल सकते हो, अंदर के जो पेशेंट है, जो ओपीडी के नहीं है, आईपीडी के पेशेंट है, और या फिर पोर्टेबल अपने जो आ रहे हैं स्कैन सारे, उनमें क्या होगा, तो उनमें मेनली अगर पोर्टेबल आएगा तो पेशेंट सीरियस ही होगा। अपने को ये पता है अगर पोर्टेबल आया तो पेशेंट अपने डिपार्टमेंट पर चल के नहीं आ सकता। इट मीन्स वो आईसीयू, एचडीयू या कहीं ना कहीं एडमिट है, हो सकता है छोटा बच्चा नीकू वगैरह में हो सकता है। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, जो भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो भी अपना एरिया उसको स्कैन करना है। मेनली आपको चेस्ट के लिए ही बुलाया जाएगा, तो उसके अंदर जो भी मटेरियल उसके गले में कई बार होता है पेशेंट के, कुछ भी हो सकता है, ताबीत वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको ना जनरली देखने मिलेगी अपनी सोसाइटी के अंदर। तो आपको वो सारी चीज़ें उस पेशेंट्स के गले से निकाल देनी है। देन वहाँ ना आपको एक्सटर्नल ट्यूब्स और लाइंस दिखेगी, इमेज जो भी है, तो आपको क्या करना है, उन सब आइटम्स को निकाल देना है। जैसे ऑक्सीजन की ट्यूब देखने को मिलेगी, ईसीजी लीड्स देखने को मिलेगी, लीड्स आपको निकाल देनी है, मेनली निकाल देनी है, 4-5 होगी जो भी है। फिर उसके बाद जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स है, फीडिंग ट्यूब्स है, इनके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स देखने को मिलेंगे वो क्या है, अपने चेस्ट रीजन में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको हो सकता है इधर उधर करके थोड़ा सा धीरे धीरे आपको टाइम टेकन टू रिमूव, ठीक है, आपको आराम आराम से करना है। बिकॉज अगर ज़्यादा हिला दोगे तो क्या पता वो अंदर की बॉडी के अंदर जा रही है, ऑर्गन्स को डैमेज कर दे, जो भी चीज़ करे। जैसे आप मान के चलो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, या फिर हो सकता है फीडिंग ट्यूब है कुछ है, तो उसको आप ध्यान से सारी चीज़ करना है। ऑक्सीजन को भी आपको प्रॉपर रखना है ताकि पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलती रहे और आपका स्कैन भी हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ना ध्यान रखनी है। और आईसीयू में जाने के बाद आपको रेडिएशन का भी ध्यान रखना है। जो भी आपका स्टाफ वगैरह है उसको फालतू आप रेडिएशन डोज ना दो, तो उसके लिए पहले आपको बोल देना है उनको। जैसे ही आपका एक्सपोज होगा उसके बाद आवर बोल के आप जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है उसको फिनिश कर सकते हो। देन यहाँ आ रहा है कि रेडियोग्राफी ऑफ चेस्ट, मतलब एक्सरे ऑफ चेस्ट, तो मेनली आप पीए और लेटरल ही लेंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। और जो पेशेंट इल है, बीमार पेशेंट्स है, अंदर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए अपने को एपी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एपी के कुछ डिसएडवांटेज भी है पीए के कंपेयर में। एक तो अपने को उसके मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा रीज़न यही है उसके अंदर। और अपने को प्रॉपर वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पोर्टेबल का मतलब ये अपने को करना पड़ेगा। लेकिन जो पीए के अंदर जो चीज़ें अपने को दिख रही है वो क्वालिटी मिल रही है, वो वहाँ नहीं मिल सकती। आपको कम फैक्टर पे ही काम करना पड़ेगा। वहाँ हो सकता है अगर आपको पेल्विस रीजन का कुछ स्टडी करना मिल जाए पोर्टेबल में, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है और ना वहाँ फैक्टर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है इसके अंदर। तो अभी आप बात करते हैं पीए प्रोजेक्शंस की। पीए के भी अलग वीडियो है, लेकिन इसके अंदर ना आप बेसिक्स ही कवर करें। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि आप बेसिक्स ही चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर पेशेंट को सबसे पहले तो अपना जो भी अपनी बक्की है, दीवार में जो एक बक्की होगी, अपराइट बक्की बोलते हैं, स्टैंडिंग बक्की है, वहाँ ले जाके पेशेंट को स्टैंड करना है और उसके बाद उसका एक्सपोज करेंगे। उसके साथ साथ अपने को प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। पेशेंट को हो सकता है गोनेड शिल्डिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो अपने को करनी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ पेशेंट के शोल्डर्स है उनको आपको फॉरवर्ड कर देना है ताकि अपने को लंग फील्ड प्रॉपर दिख जाए। एंड उसके बाद पेशेंट का थोड़ा सा हेड भी अपने को कैसेट के ऊपर लगा देना है, ताकि ये जो भी अपनी क्रेनियल एनाटॉमी है ना, ये अपनी जो एपिकल पोर्शन अपने लंग्स रीजन का, वहाँ ज़्यादा सुपर इम्पोज ना करे। देन अपने को सेंटरिंग करनी है लगभग T7 के रीजन में, और पेशेंट को बोलना है कि सांस रोके। और एक्सपोजर अपना मेनली 20-60 का मिलेगा, तो वही अपन जनरली यूज़ करते हैं लगभग, और यही मेन चेस्ट का फैक्टर ही देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, 20 mS और 60 kVp पे मेनली अपना एक्सरे कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे चेस्ट पीए में,
ये कुछ इस तरह से आप पोजीशनिंग करेंगे। तो ये एक रूल है, ये देखिए ये फिंगर इसने कर रखे है ना, ये एक रूल है। तो आपको गर्दन से लेके इतना पॉइंट करके ये देखिए यहाँ आपको सेंटरिंग कर देनी है। ठीक है गाइज, ये अपने डिपार्टमेंट का एक बोल सकते हो। इससे ना अपने को पता ये चल जाएगा कि पेशेंट को प्रॉपर सेंटरिंग हो पाई है कि नहीं। बाकी इसका कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी करते हैं थोड़ी सी सेंटरिंग, लेकिन जो मेन सेंटरिंग की पोजीशन है वो T7 का ही आपको सेंटर लेके करनी ही पड़ेगी। अभी अपनी नेक्स्ट पोजीशन आ रही है, वो है लैटरल पोजीशन। चेस्ट की बात करें थे लेटरल, तो लेटरल के अंदर ये कह रहा है कि ये देखिए ये लेफ्ट हेमिथोरेक्स अपना कैसेट की तरफ होगा। सिंपली इसके अंदर आप पेशेंट की पोजीशनिंग लेटरल हो जाएगी। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर कौन सी तरफ कर देंगे, जो कार्डियक रीजन है वो कौन सी तरफ होगा, अपना हार्ट कैसेट के बिल्कुल पास होगा। इसके बाद जो पेशेंट का हाथ है उसको आप सिर की तरफ ऊपर की तरफ कर देंगे, जैसे हाथ ऊपर करवाते हैं ना, सेम लाइक दैट पेशेंट का आप हाथ ऊपर करवा देंगे। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि पेशेंट सीधा खड़ा है कि नहीं, और उसकी बॉडी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर टिल्ट होगी तो कुछ वहाँ एंगुलेशन रोटेशन आ जाएगी, उसके कारण फिर अपनी इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है गाइज, मेनली लेटरल में यही मेन ध्यान रखना है। बाकी जो सेम प्रोसीजर अपन नॉर्मली एक्सरेज में करते हैं वो आपको पता ही है, और पुरानी वीडियोस भी अपने को मिल जाएगी, पहले ही आपको बता चुका हूँ ये बात। देन पोर्टेबल की भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो इसके अंदर कह रहा है कि परफॉर्म व्हेन पेशेंट कैन नॉट कम टू डिपार्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोर्टेबल कब किया जाएगा, जब किया जाएगा जब पेशेंट अपने डिपार्टमेंट में आ नहीं सकता, मतलब वो मूव होने की कंडीशन में नहीं है। देन ये मेनली आप सुपाइन पोजीशन में किया जाएगा, चेस्ट एपी ही करेंगे, पोर्टेबल का पोर्टेबल एपी ही बोलेंगे उसको। देन मे बी इरेक्ट, और वो इरेक्ट भी हो सकता है, अगर पेशेंट खड़ा हो सकता है ना तो ठीक है, इरेक्ट भी कर देंगे, लेकिन मेनली ही सुपाइन में किया जाएगा। अगर इरेक्ट का केस है तो इरेक्ट भी करना पड़ सकता है, जो जिस तरह डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। देन आपको ECG वायर्स है, वहाँ कोई भी फीडिंग ट्यूब वगैरह पेशेंट को लगी है तो उन सब का आपको देख लेना है, वो आपकी इमेजिंग के अंदर एक इंटरफेयर ना करे, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। देन कह रहा है कि टेक्निकल इवेल्युएशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ की टेक्निकल इवेल्युएशन क्या क्या होगी। तो सबसे फर्स्ट तो वो होगी उसकी कोरेक्ट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए, कोरेक्ट मार्कर प्लेसमेंट, प्रॉपर मार्कर होने चाहिए, एक्सपोजर अपना प्रॉपर होना चाहिए। देन पेशेंट में सांस प्रॉपर रोका होना चाहिए, और जो अनाटमी दिख रही है अपने को वो प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में अभी आप स्टडी कर लेंगे। देन कह रहा है कि करेक्ट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर पेशेंट का नाम, एज, डेट, सेक्स, एक्सरे का नंबर, जो भी अपना सीरीज चल रही है वो, उसका टाइम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारा रिकॉर्ड अपने को रखना पड़ेगा। और उस जो फिल्म होगी उसके अंदर परमानेंटली उस पर मार्क करके भी देंगे आप, जो भी आप प्रिंट आउट निकलेगा उसके अंदर ऐड करेंगे, उसका जो पूरी जो लेवल होगा वो अपने को प्रिंट आउट देना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको चेक कर लेना कि करेक्ट है कि नहीं। कई बार क्या होता है, आप दूसरे पेशेंट की लगा देते तो उस केस में फिर दिक्कत हो सकती है, कोई सर्जरी वगैरह के पेशेंट हुए तो उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखना। देन कह रहा है कि करेक्ट मार्कर प्लेसमेंट भी करेक्ट करनी है। राइट और लेफ्ट अपन मेनली दो यूज करते हैं, और वही अपने को मार्कर जो फिल्म रिजल्ट आउटपुट है उसके अंदर दिखाने होते हैं। मार्केट पुट केयरफुली, अपने को मार्कर्स पूरे ध्यान से वहाँ रखने हैं, उसके अंदर मीन्स अपने को एडजस्ट करने हैं। और करेक्ट साइड लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। अगर आप APPA कर रहे हैं, अगर अपने पलटने वाले हैं तो भी आपको लेफ्ट राइट का ध्यान हमेशा रखना है। देन करेक्ट एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियोग्राफ्स, बिकॉज आप एक्सरेज निकालते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर अंडर एक्सपोज हुआ तो टू लाइट ज़्यादा लाइट होगी, और अगर ओवर एक्सपोज हुआ तो ज़्यादा डार्क होगा। इसलिए जो अप्रोप्रिएट फैक्टर है वही यूज करना है। पेशेंट की कौन सी अनाटमी है, कौन सी क्या डेंसिटी है, कौन से रीजन की पड़ रही है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने को फैक्टर सेट करना है। और आज के टाइम में ना ये डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट को अपन एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन मैनुअली भी एडजस्ट करने में ना जो प्रॉपर इमेज जो खराब होगी ना, वैसा अपन जो एक तो ओरिजिनल क्वालिटी आएगी जिसको बोलते हैं एडिक्वेट एक्सपोजर पर आएगी, और एक अपन मैनुअली उसको एडजस्ट करेंगे तो उसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसलिए आपको प्रॉपर एक्सपोजर ही दे रहा है पेशेंट को, जो भी अनाटमी की या फिर जो भी उसका रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI की आप स्टडी कर रहे हो, एक्स ले रहे हो, उसका प्रॉपर होना चाहिए। देन एडुकेट पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन आपको प्रॉपर रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट कन्फर्म फर्स्ट प्रॉपर पोजीशनिंग फॉर इमेजिंग। कोई भी स्कैन हो, चेस्ट की नहीं है, कोई भी स्कैन करो, सबसे पहले पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेस्ट में अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आ गया ना, 1 सेंटीमीटर का आगे पीछे हो गया, तो अपने को क्या होगा, उसके अंदर इमेजिंग के अंदर सारा कुछ चेंज देखने को मिलेगा, उसकी डेंसिटी चेंज हो गई। और आपको रोटेशन को भी बिल्कुल अवॉइड करना है, पेशेंट के शोल्डर को भी स्ट्रेच करना है ताकि लंग फील्ड भी दिखे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको जो भी स्टडी चल रही है उसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, तो ये आप एक बार माइंड में देखो और इसको ना थोड़ा सा इंटरप्ट करो। ये चीज़ें बहुत सारी मिलेगी, इनको ना डिटेल में स्टडी करो। अपनी पूरी सीरीज़ मिलेगी चेस्ट रेडियो पर, तो वहाँ स्टडी कर सकते हो। तो ये है अपना पार्ट फर्स्ट। अभी पार्ट सेकंड के अंदर इसे आगे का आप कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।